हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग सीटेट एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। और आज आपका स्कोर 30 में से कम 17 से 18 प्रश्न जरूर मतलब जाएगा। इससे ज्यादा ही आप प्रश्न सही करोगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखना आप लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है सरल से जटिल की तरफ, या अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, या वैश्विक से स्थानीय की ओर होता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? बताइए, पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी, दोपहर में 2:30 बजे क्लास होती होती है। उसके बाद शाम को 6:45 पे क्लास होती है। पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके प्ले लिस्ट में देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो गई हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूं। बताएंगे सब लोग? तो देखिए, जो बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास होता है उसका जो क्रम होता है वो सरल से जटिल की तरफ होता है। तो पहला ऑप्शन ही आप यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? बताइए, भाषा के विकास के लिए जो है संवेदनशील काल कौन सा है? आरंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, या किशोरावस्था, या प्रसव पूर्व अवस्था? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देंगे। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? तो वो है आपका आरंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं वह कौन सी है प्रक्रिया? समाजीकरण, समायोजन, समावेशन, या अनुकूलन? बताइए सब लोग। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं वो कौन सी प्रक्रिया है? वो है समाजीकरण, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए टीचिंग एग्जाम की, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहा। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? बताइए, कौन सी वो अवस्था है या चरण है? संवेदी चालक है, या पूर्व संक्रियात्मक है, या मूर्त संक्रियात्मक है, या औपचारिक संक्रियात्मक है? संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? तो वो जो है चरण संवेदी चालक है, ठीक है ना। ये होता है आपका 0 से 2 ईयर। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? जीववादी चिंतन, केंद्रीकरण, अप्रतिवर्तिता, या वस्तु स्थायित्व? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है ये। और ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है आपके एग्जाम में। बताएंगे सब लोग। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, वह अपनी सोच में क्या दर्शाती है? जीववादी चिंतन, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सी संकल्पना लेवाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कीमा, पाड़, या सामाजिक अंतःक्रिया? बताइए सब लोग, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेवाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो ये जो स्कीमा है, ये जो है लेवाइगोस्की द्वारा जो है प्रतिपादित नहीं है। बाकी समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो गया, पाड़ हो गया, सामाजिक अंतःक्रिया, ये सब प्रतिपादित है लेवाइगोस्की द्वारा। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? बताइए, लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? विद्यार्थियों में
सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, या वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना, व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, या उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाड़ या आलम्ब देना, या उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। बताएंगे सब लोग। लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? ये वाला आपका सही है। तीसरा वाला कि उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाड़ देना, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, या दूसरों का जो है स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, या कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, या अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। बताएंगे सब लोग। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। जो भी क्लासेस आया करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिल जाया करेगा। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, ठीक है ना। चलिए, इसकी यही प्रथम अवस्था की विशेषता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है, या बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं, बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथक्करण किया जाता है, या बच्चे इनाम को पाने के लिए सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। बताइए, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में क्या होता है? बहुत अच्छे भाई। तो एक प्रगतिशील कक्ष में बच्चे उन गलतियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। तो ऑप्शन यहां पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 10 का जवाब देंगे। निम्न में से जो है किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि, या विशिष्ट बुद्धि? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए छपने वाला प्रश्न है। बताएंगे सब लोग। निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया जाता है? तो वो है भाषाई बुद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक यानी कि खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, क्या करना चाहिए? उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, या हतोत्साहित करना चाहिए, या नकारना चाहिए, या उसके इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए? इससे सरल प्रश्न पूरे 30 प्रश्नों में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, पूरे क्लास में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक्य यानी कि खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, तो उसे हमें प्रोत्साहित ही करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ना ही नकारना चाहिए, ठीक है ना, ही आपको दंडित करना चाहिए। तो ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो सब लोग, जिनका जिनका क्वेश्चन सही हुआ हो। अगला प्रश्न, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन दर्शाता है, या जेंडर समानता दर्शाता है, या जेंडर गतिशीलता दर्शाता है, या जेंडर प्रारूप दर्शाता है? बताइए। बहुत अच्छे भाई, 12 का जवाब दीजिए। ये जेंडर प्रारूप दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जेंडर प्रारूप दर्शाता है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदित निर्देश, मानकीकृत निर्देश, या उद्दीपन, या अनुबंधन? बताइए। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत अच्छे। सभी लोग जवाब देंगे। 13 का जवाब देंगे सब लोग। तो वो कहलाता है विभेदित निर्देश, ठीक है ना। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया विभेदित निर्देश कहलाती है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं अपनी वीडियो में वो सारे के सारे आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होते हैं सीटेट के, ठीक है ना। अगला प्रश्न, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रत्यावाहन आधारित परीक्षाएं, या सहयोगात्मक परियोजनाएं, या मानकीकृत परीक्षाएं, या मानक संदर्भित परीक्षाएं? बताइए, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? तो इसका प्रमुख तरीका होता है सहयोगात्मक परियोजनाएं। ओके, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? बताइए, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए जो है इसे संशोधित करना, या शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में एक कार्य को पूरा करना, रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना, कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए। बताइए, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? तो वो है आपका अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए जो है इसे संशोधित करना। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? समावेशन, या नामीकरण व पृथक्करण, या प्रतिस्पर्धा, या बहिष्करण? बताएंगे सब लोग? बहुत अच्छे। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? समावेशन का। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? बताइए सब लोग, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, या केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना, या हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना? बहुत अच्छे भाई, 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन देखिए, नहीं देता तो निगेटिव है, तो निगेटिव आंसर भी आपको यहां पे सर्च करना है। ये वाला केवल होता है ना, तो केवल प्रभावी संस्कृति से त्योहार मनाना, ये कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशील को बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो जूझ रहे हैं किससे? गुण वैफल्य से, या जो है पठन वैकल्य से, या श्रवण बाधिता से, या लेखन वैकल्य से? इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, सीधे एग्जाम में छपने वाली ये सारे के सारे प्रश्न हैं। बताइए, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो किससे जूझ रहे हैं? जो है पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं। ओके, इसे डिसलेक्सिया भी बोलते हैं। ये हिंदी है तो इसे डिसलेक्सिया, ऑप्शन में डिसलेक्सिया भी देखने को मिल जाएगा। जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है तो डिसलेक्सिया, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुणज वैफल्य आपका गणितीय विकार में जिनको कमी होती है ना, तो वो आपका गुणज वैफल्य हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? अब इसमें फिर नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव आंसर भी आपको यहां पे सर्च करना है। बताइए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? श्रव्य किताबें, मुद्रित पुस्तकें, उपशीर्षक वाले वीडियो, या त्रियामी चार्ट और मानचित्र? 19 का जवाब दीजिए। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? मुद्रित पुस्तकें तो काम में आ जाएंगी, उपशीर्षक वाली वीडियो भी काम में आ जाएंगी, त्रियामी चार्ट और मानचित्र भी आ जाएगा, श्रव्य किताबें नहीं काम में आएंगी, ठीक है ना। उनको ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में रचनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, या सही मिलान करने वाले प्रश्न, या सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, या खुले जवाब वाले प्रश्न, जिसे मुक्तोत्तर भी बोला जाता है? बताइए,
एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? हमेशा खुले जवाब वाले यानी कि ओपन एंडेड प्रश्न पूछने चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए या उन्हें नकारा जाए या उन्हें आगे बढ़ाया जाए या उनकी उपेक्षा की जाए? बताइए। ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है। तो उन्हें हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है ना, हमेशा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बच्चे कैसे सीखते हैं? बताइए। बच्चे जो है कैसे सीखते हैं? चीजों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। बताइए बच्चे कैसे सीखते हैं? 22 का जवाब दीजिए सब लोग। तो जो देखिए, जो बच्चे होते हैं वो चीजों को बनाकर व कार्य करके भी सीखते हैं, एंड पढ़कर व लिखकर भी सीखते हैं, एंड बोलकर व सुनकर भी लिखते हैं, और सोचकर व मनन करके भी सीखते हैं। तो इन सभी के द्वारा जो है बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, वीडियो को लाइक कर दो, 100 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट कर देना, ठीक है ना। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इतनी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं ताकि और भी मेहनत करूं आप सभी लोगों के लिए। तो एक छोटा सा लाइक कमेंट जरूर कर देना करा, अपना मतलब स्कोर ही जरूर अपना बता दिया करो कि 30 में से हमारे इतने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है ना। तो ये दो कार्य आप लोग कर लिया करो बस। किसी कक्षा में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे यदि शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है, या शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं, या शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, या शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करता है। बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी लोग इसका जवाब देना। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए यहां पे निष्क्रिय है तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है ना। शिक्षक मानता है कि केवल, यहां पे केवल दिख गया तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या, जो देखिए जो मानकीकृत होता है ये आपका नेगेटिव होता है। 3 तो नेगेटिव निकल के बचा आपका तीसरा वाला, तो यही सही हो जाएगा कि शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? अपनापन, हीनता या क्रोध या अलगाव? बताइए। तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? अपनापन को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तार्किक सोच से, निष्क्रिय अनुसरण से, प्रतिक्रिया सेट से, या कार्यात्मक स्थिरता से? बताइए समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तार्किक सोच से, ठीक है ना। तार्किक सोच से समस्या समाधान की प्रक्रिया बेहतर होती है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, बहुत ही सरल प्रश्न है। बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक हैं, या बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती है, या बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है, या वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती है? बताइए बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां क्या होती हैं? तो बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां जो है बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां जो है बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? आनंद आएगा, या उत्सुकता आ जाएगा, या उत्साह, या ऊब? 27 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे देखिए ऊब आएगा, यानी कि ऊब जो है इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। तो ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अभिगतन और कारण वाले प्रश्न आ गए हैं, सभी को पढ़िए। बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध किया जा सकता है, गलत, पहले ही गलत हो गया। इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है, दोनों गलत है मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे,
निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? बताइए, उस कारक को बताइए जिस सीखने को प्रभावित करता है। बताएंगे सब लोग? वीडियो को लाइक कर दो सब लोग भाई, शेयर कर दो, बार बार ना कहना पड़े, क्लास खत्म होने वाली है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, जिधर हम लोग क्लास को देख रहे हो। बताइए, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है इसमें? तो ये वाला, विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धतियां, ये सभी कारक सीखने को जो है प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में जो है व्यक्ति, वातावरण, व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका स्कोर जरूर बताना, और बाकी 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी नोटिफिकेशन आए, मिलता रहे आपको हमारे चैनल के द्वारा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।